नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 2 अक्टूबर है और कहा जा रहा है कि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, आचार संहिता कभी भी लग सकता है। वैसे में तमाम दल जो है अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और गठबंधन में सीटों को लेकर के भी जो खींचातानी चल रही है उसका भी कहा जा रहा है कि जल्द ही समापन होगा और दोनों गठबंधन महागठबंधन और एनडीए का जो गठबंधन है इनमें सीटों को लेकर के जो आपसी जो खटपट चल रही है उसमें तालमेल से सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे आरजेडी की। कहा जा रहा है कि इस बार आरजेडी सवर्णों पर ज्यादा ध्यान देगी और सवर्णों में भी खास करके भूमिहारों पर। वैसे में कौन कौन सी वो संभावित सीटें हैं जिस पर आरजेडी इस बार भूमिहार कार्ड खेल करके एक संदेश देगी कि सवर्ण भी हमारे साथ है और सवर्ण को हमने टिकट दिया। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार। सुमन जी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ब्रेकिंग बिहार के सभी दर्शकों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, आज हमारा मुद्दा है कि सवर्ण का मुद्दा तो है ही, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि भूमिहार कार्ड किस प्रकार से आरजेडी खेलने वाली है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आती रही हैं 1990 के दशक से लेकर अभी तक, कि भूमिहार जाति ने शुरू से आरजेडी, हालांकि आरजेडी 1990 में नहीं थी, जनता दल का विघटन हुआ, उसके बाद लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आरजेडी का गठन किया गया था। लेकिन सभी जानते हैं कि आरजेडी और भूमिहार का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन कहने के लिए आप अगर कह सकते हैं कि अखिलेश सिंह और एक दो ऐसे नाम थे जो लगातार आरजेडी के साथ में बने रहे हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि आरजेडी न भूमिहारों को सीट देती है और न भूमिहार आरजेडी को वोट देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि 2024 लोकसभा में आपने जिस प्रकार से देखा होगा कि कुशवाहा वोट एनडीए गठबंधन से बिदके, और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन होता था ना, इस गठबंधन में भूमिहारों को टिकट देने की जिम्मेवारी कांग्रेस अपने मत्थे ले लिया करता था। आपको याद होगा, पिछली बार भी भूमिहार जाति से एकमात्र कैंडिडेट अनंत कुमार सिंह हुए थे। 243 विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 125 से ऊपर सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी, लेकिन एकमात्र अनंत कुमार सिंह को दिया था। तो कहा गया था कि देखिए, अनंत सिंह किसी जाति और बंधन के मोहताज नहीं है, किसी पार्टी के टिकट के मोहताज नहीं है, और उनको जो भी पार्टी टिकट देती है वो मानकर चलती है कि उनकी संख्या में एक सीट की बढ़ोतरी होगी। इसलिए अनंत सिंह को उस पार्टी से को मतलब नहीं है। हालांकि अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह, आपको पता ही होगा कि शुरू से जनता दल लालू यादव के निकटतम लोगों में से एक थे। अब रहा सवाल कि आखिर कौन सी वो सीटें हैं। तो देखिए, हमने 4 सीटों को अभी तक चिन्हित किया है, जिन 4 सीटों पर भूमिहार जाति के उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। वो 4 सीट कौन है, तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि उन चारों सीटों से। तो देखिए, सबसे पहले जो सीट है वो सीट है नालंदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अस्थावा सीट की बात हम करते हैं। अस्थावा सीट से आप सभी को याद होगा कि पिछली बार रमेश कुमार चुनाव लड़े थे। 21,844। इंजीनियर रमेश कुमार जी, इंजीनियर रमेश कुमार, इंजीनियर साहब के नाम से फेमस हैं, और उन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय, और 21,844 वोट उनको प्राप्त हुए थे। हालांकि उस समय वो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको जो प्राप्त मत हुए थे उसमें कहा गया था कि वो अधिक संख्य वोट जो है वो उनके समाज के लोगों का ही वोट, भूमिहार समाज का था, और भूमिहारों पर उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। जी, चूंकि देखिए, स्थानीय है, नालंदा के ही रहने वाले हैं, और आम लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को, और अपनी जाति में भी पकड़ है। अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति के भी बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, उन लोगों में उनकी जबरदस्त पकड़ रही है इंजीनियर रमेश की। तो जहां तक हमारी देखा होगा, एक चीज आपने देखा होगा कि इंजीनियर रमेश पटना में कम रहते हैं, क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, कोई पर्व त्योहार हो। जी, मैं बिल्कुल वही कह रहा था कि लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, और मुझे तो लगता है कि वो पटना में कितनी देर रहते हैं ये भी पता नहीं चल पाता है, क्योंकि आए दिन वो क्षेत्र में ही दिखाई दे रहे हैं।
और ये कोई ऐसा नहीं है कि चुनावी वर्ष है तो वो क्षेत्र चुनाव में के दिखाई समय देता है। नहीं, इससे पहले भी हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई है, सालों मैंने पहले की भी, कि लगातार रमेश बाबू जो है किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है उसके भी लिए तुरंत पीड़ित परिजनों के जख्मों पर मलहम लगाने के लिए भी इंजीनियर रमेश तुरंत पहुंचते हैं अपने क्षेत्र में। जी, तो इसलिए हमारे पास जो अंदरूनी जानकारी है कि आरजेडी के शीर्ष स्तर के नेताओं से उनकी बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है और औपचारिक नामों की घोषणा अब जिस दिन हो, इंजीनियर रमेश कुमार भी अस्थाना के एक बड़े उम्मीदवार भूमिहार जाति से बन सकते हैं। जी, और चूंकि आरजेडी को इस बार भूमिहार कार्ड अस्थाना में तो निश्चित खेलना है, क्योंकि लगातार वहां से जदयू के जो जितेंद्र कुमार जीत रहे हैं, तो कहा भी जा रहा है कि इस बार आरजेडी जो है अस्थाना से भूमिहार कार्ड खेलेगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी सीट है, वो है लालगंज की सीट। लालगंज मुन्ना शुक्ला के वैशाली कारण लालगंज। जी वैशाली में लालगंज आता है और लालगंज जो है काफी बड़ा सीट माना जाता है। वहां पर अन्नू शुक्ला इस बार दावेदार हो सकती हैं, क्योंकि मुन्ना शुक्ला को सजा हो गई है। अन्नू शुक्ला पहले भी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 2010 में कर चुकी हैं और मुन्ना शुक्ला की पत्नी है, भूमिहार समाज की महिला है और मुन्ना शुक्ला का वहां क्या वर्चस्व है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चुनाव में वो खड़े होते हैं, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करते हैं। और आपको याद होगा कि 2005 हो, 2000 हो, 2005 में फरवरी और अक्टूबर में 2 विधानसभा चुनाव हुए थे। उन दोनों चुनाव में उन्होंने जीत प्राप्त किया था। उसके बाद में सजा होने के बाद 2010 में उनकी पत्नी को चुनाव लड़ना पड़ा था और उनकी भी जीत हुई थी। हालांकि 2005 में 15 में 60,000-61,000 वोट उन्हें प्राप्त हुए थे। हालांकि जदयू से वो थे और उस समय उनकी हार हुई थी और राजकुमार शाह लालगंज से जीत गए। लालगंज से पिछली बार भी मुन्ना शुक्ला को किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और 27,460 वोट ले आते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो निर्दलीय खड़ा होता है और चुनाव भी जीतता है, और जब सारे समीकरण उसके विरुद्ध थे 2020 में, तब भी वो 28,000 के करीब में वोट ले आता है। आपको याद होगा ही कि वैशाली लोकसभा से उस बार उनको चुनाव में आरजेडी ने टिकट दिया और उनके समर्थकों का कहना है कि आरजेडी से चुनाव लड़ने के कारण मुन्ना शुक्ला जेल के शिकंजों के पीछे। तो इस कारण से इन लोगों की ये इच्छा है, उनके समर्थकों की, जब हम उस क्षेत्र में गए थे तो उन लोगों से बात हुई थी, उन लोगों की इच्छा है कि अन्नू शुक्ला को आरजेडी नेतृत्व ये टिकट दे। और अंदर खाने बात है कि अन्नू शुक्ला भी जाकर तेजस्वी यादव से मिली थी, उनसे बात की थी और संभवतः माना जाए कि लालगंज से अन्नू शुक्ला का टिकट भी करीब करीब फाइनल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अन्नू शुक्ला का भी टिकट आप कह सकते हैं कि लालगंज से फाइनल है। तो ये 2 सीटें हो गई भूमिहार जिसको आरजेडी दे सकता है, अस्थाना और लालगंज। तीसरी सीट है परबत्ता। देखिए परबत्ता सीट बहुत फेमस सीट है, डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव कुमार जी बिल्कुल, रामानंद सिंह के सुपुत्र हैं। जदयू से वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार। इनके पिता भी बड़े नेता थे, मंत्री भी थे। जी, और मैं सबसे बड़ी बात ये करना हूं कि इधर हालिया दिनों से जो उनकी जदयू के नेताओं से अदावत चल रही है, जिस प्रकार से उन्होंने भूमिहार समाज की बैठक की थी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में और जिसमें अपार जनसमूह जुटा था। देखिए संजीव कुमार सरकार के रडार पर आ गए थे जब आपको याद होगा, जब सत्ता परीक्षण की बात हुई थी तो इन पर आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है आरजेडी के पक्ष में। ऐसा आरोप भाजपा और जदयू के नेताओं के द्वारा लगाया गया था और उसके बाद से ही संजीव कुमार की ये चर्चा चल रही थी कि संजीव कुमार आरजेडी टिकट से लड़ सकते हैं। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि संजीव कुमार पर झूठा आरोप लगाया गया। अब उन पर आरोप सत्य है या असत्य है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी समय से लगातार संजीव कुमार के पक्ष में गोलबंदी होने लगी और भूमिहार समाज के काफी युवाओं के द्वारा उनके लिए फील्डिंग किया जाने लगा। और जिस प्रकार से अभी हालिया उन्होंने तेजस्वी यादव से भेंट की है, तो यह भी माना जा सकता है कि संजीव कुमार भी आरजेडी के सिंबल पर जीत सकते हैं। देखिए संजीव कुमार जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं और अपने दर्शकों को कि 2010 में सम्राट चौधरी भी उस क्षेत्र से विधायक बने थे और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के सिंबल पे बने थे। चर्चा ये भी है
कि सम्राट चौधरी परबत्ता या पटना साहिब से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो चुनाव जहां पर आपके डिप्टी सीएम लड़े और संजीव कुमार सामना कर रहे हो आरजेडी के सिंबल पर, ये देखने की बात होगी कि भूमिहार समाज डॉक्टर संजीव के ऊपर कितना विश्वास दिखाता है और डॉक्टर संजीव के पक्ष में गोलबंद होता है, या जो भूमिहार समाज के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए और भाजपा को ही पसंद करता है और प्रत्याशी कोई भी हो, एक परसेप्शन ये भी बनाया जाता है कि भूमिहार प्रत्याशी कोई भी हो वो पार्टी देखता है और उसके हिसाब से वोट करता है। तो तीसरी सीट हमने आपको क्लियर कर दी कि परबत्ता सीट है। तो देखिए अब हम लोग चौथी सीट, जिस सीट से भूमिहार प्रत्याशी आरजेडी के द्वारा उतारे जा सकते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, और वो चौथी सीट है मटिहानी सीट। देखिए मटिहानी सीट की चर्चा, बेगूसराय मटिहानी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मटिहानी सीट की चर्चा हम इसलिए और भी करना चाहेंगे कि देखिए पिछली बार लोजपा के एकमात्र उम्मीदवार राजकुमार सिंह मटिहानी से जीते थे और उन्होंने हराया था जदयू के बोगो सिंह को। देखिए बोगो सिंह बहुत बड़े नाम हैं और 2005 से मैं आपको बताता हूं कि लगातार जीतते आए हैं। देखिए 2005 की फरवरी का चुनाव हो, अक्टूबर का चुनाव हो या 2010 का चुनाव हो और 15 का चुनाव हो, लगातार 4 जीत बोगो सिंह के हाथ में आई है। लेकिन पिछली बार मात्र 333 वोट से राजकुमार सिंह से हार जाते हैं और 61,031 वोट लाते हैं। देखिए 61,031 वोट लाकर ये शख्स चुनाव हार जाता है। आप समझ सकते हैं इस शख्स की हैसियत को, इसकी ताकत को। बोगो सिंह अब देखिए मटिहानी की परिस्थिति ऐसी बन गई है कि मटिहानी सीट मिल गया है। हमारे पास में जो जानकारी है, लोजपा ने कहा है कि भाई देखो बात ऐसी है कि ये सीट तो हमारी है, तो वो सीट अब मिल गया है लोजपा प्रत्याशी को, लोजपा को मिलेगा। तो अब राजकुमार सिंह वहां से संभवतः बेगूसराय जाएंगे। अब बेगूसराय के प्रत्याशी कहां जाएं, ये आगे आने वाले वीडियोस में हम पता क्लियर करेंगे जी। लेकिन लोजपा वहां से अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। अब सवाल यह है कि बोगो सिंह आरजेडी में तेजस्वी यादव से जाकर मिलते हैं और तेजस्वी यादव के द्वारा उनको कहा जाता है कि नहीं ठीक है, हम आपके नाम पर भी विचार करेंगे। अब देखिए तेजस्वी यादव को और लालू यादव की अगर आप बात करें तो इन दोनों की राजनीति बिल्कुल दो अलग अलग एंगल पर चल रही है। लालू यादव को जहां भूमिहारों से परहेज था, वहीं तेजस्वी यादव के लिए लगातार हमने कहा है कि वो A to Z की बात करते हैं और उन्हें किसी भी जाति से परहेज नहीं है। तेजस्वी यादव को वैसी सीटें चाहिए जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत कर आए और उनके मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त, ठीक है। अब इस तरीके से आप देखते हैं तो मटिहानी में आज के डेट में ठीक है राजकुमार सिंह विधायक हैं, लेकिन बोगो सिंह का वर्चस्व और उनका नाम आज भी किसी दूसरे से कम नहीं है। जी, तो अब आप समझ लीजिए कि मटिहानी जो है, देखिए वहां भी भूमिहार का और यादव का, आप बेगूसराय में चले जाइएगा ना तो यादव, भूमिहार और मुसलमान काफी संख्या में वोटर है, ठीक है। बेगूसराय मटिहानी में भूमिहार ही डोमिनेट करते हैं, लेकिन आप किसी भी इलाके में चले जाइए आपको यादव और मुस्लिम वोट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है यादव, भूमिहार और मुसलमान प्लस अन्य पिछड़ी जातियों में भी आरजेडी का क्रेज है, आप उसको भी इनकार नहीं कर सकते। तो जब यादव, भूमिहार और मुसलमान का कॉम्बिनेशन वहां बनेगा तो बोगो सिंह को हराना लोगों के लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो व्यक्ति लगातार 4 बार जीत कर आया हो और हारा भी हो तो कोई बड़ी मार्जिन से नहीं हारा हो, वो तो बताइए बड़ा कि नाम है बोगो सिंह, बड़ा नाम है। पार्टी से मतलब कम है, बोगो सिंह के नाम से मतलब ज्यादा। जी बिल्कुल, वामपंथी चुनाव भी खड़ा हो गए थे चुनाव में और 60,000 के आसपास में उनको भी वोट आ गया था। देखिए वहां पर जब भूमिहार वोटों का विभाजन होगा, वहां पर यादव वोट बोगो सिंह के साथ में और मुसलमान वोट और दलित वोट मिलके जो आरजेडी का बेस वोट कहलाते हैं, वो मिलके मुझे नहीं लगता है कि मटिहानी में जो चुनाव होने वाला है, आगामी चुनाव, वो बहुत आसान होगा किसी भी दल के लिए। वहां बोगो सिंह एक कड़ा, मतलब क्या कहते हैं कि कड़ा प्रतिरोध जो है, कड़ा टक्कर जो है
दे सकते एनडीए हैं। के सामने एक बड़ा मजबूत जो है प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से हो सकता है, जो एनडीए के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है भगत सिंह के रूप में। और दूसरी बात जो हमने आपको बताया कि देखिए जिस प्रकार से इन 4 भूमिहार कैंडिडेट्स की बात हमने की कि इन चारों भूमिहार कैंडिडेट्स को आरजेडी देगा, देखिए कांग्रेस नहीं देगा, आरजेडी देगा। ये एक आने वाले समय में बिहार की राजनीति में आरजेडी के राजनीतिक सोच में, रणनीतिक सोच में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और जब आप बड़े नंबर पर भूमिहार जाति के लोगों को टिकट देते हैं तो भूमिहार समाज को भी ये सोचने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ जाएगा। देखिए पुराने लोग और नए लोग, इनकी सोच में थोड़ी सी अंतर है। पुराने लोगों को आज भी लगता है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कि आरजेडी के शासनकाल में हमें सताया गया, हमें तंग किया गया। लेकिन जो नए युवा हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई पुरानी जो बातें थी अब वो दौर फिर से वापस नहीं आएगा। तेजस्वी युवा हैं और उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए। देखिए नीतीश कुमार में भी लोग आस्था व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ ही लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार अब बहुत हो गया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, अब उनको विराम दीजिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये 4 भूमिहार सीटें हैं जहां पर आरजेडी के द्वारा भूमिहार प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बातें केवल 4 सीटों तक ही नहीं सीमित रहेगी। भाजपा से भूमिहारों का प्रेम इन 4 सीटों के बाद में दर्शाएगा कि अब भाजपा को भी मजबूरन देखना पड़ेगा कि आखिर हम अगर भूमिहारों को उचित मान सम्मान और स्थान नहीं देते हैं तो भूमिहार आखिर कब तक भाजपा की कहारी करेगा। के बंधुआ नहीं रहेंगे, सीधे बात है कि एनडीए के बंधुआ नहीं रहेंगे, जहां सम्मान मिलेगा वहीं जाएंगे। जी, क्योंकि जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो लगातार युवाओं, हम लगातार कह रहे हैं कि बुजुर्गों की बात हम नहीं करेंगे, युवाओं का लगातार कहना है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारी जाति की सियासत को खराब कर दिया है और हम लोग जिस प्रकार से अपनी परंपरागत सीटों को खोते जा रहे हैं, तो आज जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में कायस्थ समुदाय जो है उपेक्षित पड़ा हुआ है, अगर इसी तरीके से हम लोग कहारी करेंगे, बंधुआ मजदूरी करेंगे, तो कल को हमें भी जो है कायस्थों की तरह राजनीतिक उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा और हमारे वर्चस्व पर खतरा आएगा। इसलिए कई भूमिहार युवकों से हमारी बात हुआ, उनका कहना है कि जो हमें हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ उतनी ही संख्या में जाएंगे और अब बिल्कुल ये नहीं होगा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, सत्ता समीकरण हम सेट करें, पैसा हम खर्च करें, रणनीति हम बनाएं और कैंडिडेट तुम्हारा हो। तो मुझे लगता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव अन्य विधानसभा चुनाव से बहुत अलग होने वाला है और न ऐसा चुनाव कभी किसी ने पहले देखा होगा अगर युवा वर्ग की हम बात करते हैं, और अभी तक जो पिछले 20 साल में जो किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बड़ा उथल पुथल का चुनाव होगा, घात और प्रतिघात का चुनाव होगा और जातीय समीकरण जिस प्रकार से किसी एक पार्टी और विशेष गठबंधन के पक्ष में रहते थे, उन सारी चीजों का दरकने का समय आ गया है। जातीय गठबंधन, जातीय वर्चस्व और जातीय क्या कहते हैं उसको, एक तरीके से आपके ऊपर में फिदा हो जाना कि नहीं भाई आप हमको टिकट दो न दो, हम तो आप ही के साथ रहे। ये सारी चीजें इस बार समाप्त होने वाली हैं और जिसको जो स्थान दिया जाएगा, जितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि युवा वर्ग भी आगे आएगा। तो देखिए परबत्ता, लालगंज, मटिहानी और अस्थावा, इन 4 सीटों का आपको हमने आज बताया कि इस पर राष्ट्रीय जनता दल भूमिहार कार्ड खेल सकता है और 4 उम्मीदवारों का भी नाम आपको बताया कि इन 4 उम्मीदवारों पर, इन 4 सीटों पर दांव खेल सकता है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बढ़ रहे हैं, ए टू जेड की पार्टी कर रहे हैं और कहा जाता है कि एनडीए की तरफ सवर्ण वोट है, वैसे में यदि ज्यादा टिकट सवर्णों को देता है आरजेडी तो निश्चित तौर पर और भी सीटों पर इसका असर पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।